क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के वक्त इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस कौन सा स्टेट था? महाराष्ट्र या गुजरात नहीं, वो था वेस्ट बंगाल। लेकिन दोस्तों, आज असलियत बहुत ज्यादा डरावनी है। लेटेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960-61 में इंडिया का टोटल जीडीपी का बंगाल का हिस्सा था 10.5%, लेकिन आज ये गिरकर महज 5.6% हो गया है। और भी डरावनी बात सुनिए, 1960 में एक आम बंगाली देश का बाकी लोगों से मुताबिक 127% ज्यादा अमीर थे, बट अब 2025 स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल नेशनल एवरेज से भी पीछे छूट चुका है। एक स्टेट का इतना बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह देखा गया है। आज हम एसपी डेटा इनसाइट्स पर कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे, हम उन वेरीफाइड नंबर्स को डिकोड करेंगे जो ये बताते हैं कि बंगाल कैसे एक इंडस्ट्रियल एम्पायर से इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया। क्या ये सिर्फ वक्त का फेर है या कोई गहरी साजिश? चलिए शुरू करते हैं। बंगाल से कम्युनिस्ट पार्टी तो चले गए, लेकिन 34 साल का सिखाया गया एंटी प्रॉफिट माइंडसेट आज भी स्टेट के रगों में दौड़ रहा है। एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसने लोगों के दिमाग में ये जहर भर दिया है, प्रॉफिट इज सिन, यानी ज्यादा पैसा कमाना पाप है। अगर रियल डाटा की बात किया जाए तो दिमाग घूम जाएगा। जब 1990s में बेंगलुरु और हैदराबाद कंप्यूटर के स्वागत कर रहे थे, तब बंगाल में एंटी कंप्यूटर प्रोटेस्ट हो रहा था। नतीजा 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आज कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम बंगाल के करीब 2.6 गुना ज्यादा है। बंगाल टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस को कैपिटलिज्म बोलकर ठुकरा दिया और आज बंगाल इस 19 स्टेट से नौकरी मांग रहा है। कैपिटल यानी पैसा, ये एक पंछी की तरह होता है, जहां इसे खतरा और यूनियनगिरी दिखता है ये उड़ जाता है। बिरला से लेकर टाटा तक सबने बंगाल से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि यह बिजनेस करना एक क्राइम बना दिया गया था। आज 2026 में भी बड़ा इन्वेस्टर्स बंगाल का नाम सुनते ही रिस्क की बात करता है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, बंगाल ने पैसा को गाली दिया, इसलिए पैसा ने बंगाल को छोड़ दिया। और ये ब्रेकअप इतना गंदा हुआ कि 2026 आते आते बंगाल सिर्फ हिस्ट्री के सहारे जी रहा है, इकोनॉमी के साथ नहीं। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उस वक्त लाखों लोग अपनी जान बचाकर बंगाल आए। किसी भी एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स से पूछिए, ह्यूमन कैपिटल किसी भी इकोनॉमी के लिए एसेट हो सकता है, उन्हें सही तरह से सिस्टम में जोड़ दिया जाए। लेकिन बंगाल में ये मौका खो दिया गया। असलियत बहुत ज्यादा स्केरी है। 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट बताता है कि बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये लोग फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि वोट बैंक्स में तब्दील हो गया है। पॉलिसी मेकर्स ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जगह इन लोगों को सिर्फ सर्वाइवल लेवल पर रखा ताकि इलेक्शंस में इनका इस्तेमाल हो सके। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भयानक हुआ। 2025 स्टेट रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इनफॉर्मल ट्रेड यानी इलीगल स्मगलिंग का टर्नओवर हजारों करोड़ में है। जब इकोनॉमी शैडो यानी चोरी छुपे चलता है तो स्टेट को टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलता। बंगाल के पास पैसा तो आ रहा है, पर वो सरकारी खजाना में नहीं बल्कि सिंडिकेट और मिडिलमैन के जेबों में जा रहा है। रिजल्ट, बंगाल की प्लानिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ से हटकर शॉर्ट टर्म अपीजमेंट पर टिक गया। बंगालीज अपने भविष्य बेचकर सिर्फ अगला इलेक्शन कैसे जीतना है सीख लिया है। और 2025 तक ये डेमोग्राफिक ट्रैप बंगाल की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया है। बंगाल का सबसे बड़ा ताकत कभी उसका इंडस्ट्री नहीं था, उसका नॉलेज हुआ करता था। एक ऐसा स्टेट जहां से देश का सबसे ज्यादा नोबेल विनर्स और थिंकर्स मिले। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर अगर हम डाटा को देखें तो ये फोर्ट्रेस ढेर हो चुका है। रियल डेटा की बात किया जाए तो वो बहुत ज्यादा डरावनी है। 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल का फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज जो कभी इंडिया का टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में हुआ करता था, वो अब लगातार नीचे फिसल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक लीडिंग एजुकेशनल सर्वे के मुताबिक कोलकाता के टॉप टियर स्कूल्स के 65% स्टूडेंट 12th के बाद स्टेट छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यह डिग्री तो मिल रहा है पर फ्यूचर नहीं। लेकिन सबसे स्केरी पॉइंट है एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं बल्कि उसका इंटीग्रिटी। एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम ने दिखा दिया कि सिस्टम कितना सड़ चुका है। जब मेरिट्स को रिश्वत से रिप्लेस कर दिया जाए तो सिर्फ एक नौकरी नहीं बिकता है बल्कि हजारों बच्चों का आईक्यू भी बिक जाता है। जब स्टेट का टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं बल्कि कनेक्टेड होंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे तैयार करेंगे? दोस्तों, ये किसी भी स्टेट के लिए एक एंड गेम है। जब स्टेट अपने दिमाग को ही स्कैम का शिकार बना दे तो समझ लीजिए कि आने वाले जनरेशन का इंटेलेक्चुअल सुसाइड हो चुका है। बिना दिमाग का एजुकेशन 2025 के ग्लोबल मार्केट में बंगाल कहाँ खड़े होंगे? दोस्तों, एक इकोनॉमी तब प्रोस्पर होता है जब वो प्रोड्यूस करता है,
लेकिन बंगाल ने एक नया मॉडल चुना है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। बिना नया पैसा कमाए पुराने कर्जे को बढ़ाने का मॉडल। असलियत ये है कि बंगाल आज कर्जे के पहाड़ के नीचे डूबा हुआ है। 2025-26 के बजट रिपोर्ट और आरबीआई के डेटा मुताबिक वेस्ट बंगाल का टोटल डेट 7 लाख करोड़ को पार कर चुका है। बंगाल का डेट टू जीएसपीडी रेशियो करीब 38.5% है, यानी स्टेट जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम्स पर स्टेट हर साल करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स के नजर से अगर आप देखें तो इस पैसे से हर साल 10 नया एआई हब, 5 बड़े एक्सप्रेसवे या हजारों एमएसएमईज को बूस्ट दिया जा सकता है। बंगाल आज हजार 1,500 के डॉलर में खुश है, लेकिन वही पैसा हमारे आने वाले जनरेशन के लिए लाखों जॉब क्रिएट कर सकता था। इस सिस्टम ने सबसे बड़ा नुकसान किया है यूथ के माइंडसेट को। इसने यूथ की एस्पिरेशन, कुछ बड़ा करने की भूख को खत्म कर दिया है। जब सरकार सर्वाइवल का पैसा दे देता है तो कोई रिस्क क्यों ले। बंगाल आज डेवलपमेंट की रेस से बाहर होकर सिर्फ सर्वाइवल की रेस पे फंस गया है। अगर आप कोलकाता या सिलीगुड़ी के मॉल्स पे जाए तो आपको लगेगा कि बंगाल बहुत अमीर हो गया है। हर तरफ रौनक है, लोग खर्चे कर रहे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट की नजर से देखिए ये ग्रोथ असली है या एक सिर्फ हॉलो इमेज है, आपको फर्क पता चल जाएगा। असलियत यह है कि बंगाल एक कंजम्पशन इकोनॉमी बन चुका है। 2025 के माइग्रेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल इंडिया के टॉप उन स्टेट्स में है जहां सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस आता है, यानी बंगाल का यूथ बाहर कमा रहा है और वही पैसा यहाँ हर मॉल्स और रेस्टोरेंट को चला रहा है। बंगाल इस कमा बाहर रहा है और खर्च बंगाल में कर रहा है। 2025 की इकोनॉमी सर्वे बताता है कि बंगाल की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर सालों से स्टैग्नेंट है, जबकि रियल एस्टेट और रिटेल ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि बंगाल घर और दुकानों को बना तो रहा है, पर उन दुकानों में बेचने के लिए अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। आज बंगाल दूसरों के वेल्थ पर सरवाइव कर रहा है। दोस्तों, ये गोल्डन ट्रैप है। आज बंगाल दूसरों का बनाया हुआ सामान खरीद तो रहा है, पर खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। जब तक कोई स्टेट प्रोड्यूसर नहीं बनता है, वो सिर्फ एक मार्केट बनकर रह जाता है, एक पावर हाउस नहीं। बंगाल का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि यहाँ के घरों पे रौनक अब सिर्फ फेस्टिवल्स या व्हाट्सएप कॉल्स पर टिका है। बंगाल आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, लेकिन किसी प्रोडक्ट का नहीं, बल्कि ब्रेन एंड ब्रॉन का। असलियत ये है कि बंगाल में टैलेंट रुकना ही नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ मेहनत का कीमत नहीं है। 2025 के लेटेस्ट डेटा का मुताबिक वेस्ट बंगाल में एक स्किल्ड वर्कर के एवरेज डेली वेजेस करीब 500 to 600 है। वही वर्कर दूसरे स्टेट में तो उसे मिनिमम 1,000 रुपीज मिलता है। जब घर से बाहर निकलते ही आपका इनकम 2 गुना बढ़ जाता है तो बंगाल में आप क्यों रुकोगे। सिर्फ लेबर नहीं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर या आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बंगाल में है, पर इनके ग्रेजुएट्स बंगाल की इकोनॉमी में 1 रुपए भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ उनके लायक एक भी हाईटेक पार्क या ग्लोबल हेडक्वार्टर्स नहीं है। बंगाल टैलेंट पैदा कर तो रहा है, पर वो बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम या नोएडा जैसे शहर पे अपने टैलेंट से वेल्थ जनरेट करते हैं। दोस्तों, बंगाल आज एक नर्सरी बन चुका है जहाँ से फल कोई और तोड़ के लेके जाता है। बंगाल सिर्फ एक टैलेंट पैदा करने का फैक्ट्री बन गया है, पर उस टैलेंट को यूज करने का औकात बंगाल खो चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट्स में कहा जाता है कि बंगाल मीन्स बिजनेस, लेकिन ग्राउंड पर एक स्टार्टअप या फैक्ट्री खोलने का सपना सिंडिकेट राज के आगे दम तोड़ देता है। यहाँ बिजनेस प्रॉफिट पर नहीं, पॉलिटिकल क्लियरेंस पे चलता है। 2025 के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2,200 से भी ज्यादा कंपनीज ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल से बाहर शिफ्ट कर दिया है। इसमें 40 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज शामिल है। क्यों? क्योंकि बंगाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कागजों पे है। असलियत में यह हर सीमेंट की बोरी और हर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर सिंडिकेट का टैक्स देना पड़ता है। बंगाल में एमएसएमई यानी छोटे बिजनेस तो बहुत है, लेकिन वो कभी लार्ज स्केल नहीं बन पाते हैं। डेटा बताता है कि बंगाल में अनाउंस किए गए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन रेट सिर्फ 3% है। यानी अगर 100 लोग फैक्ट्रीज लगाने के वादे करते हैं तो सिंडिकेट और करप्शन की वजह से सिर्फ 3 ही जमीन पर उतर पाते हैं। जब तक ये अनरिटन टैक्स और लोकल लेवल का करप्शन खत्म नहीं होता है, तब तक कोई भी बड़ा ग्लोबल ब्रांड बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज नहीं लगाएगा। सिंडिकेट राज ने बंगाल का ग्रोथ गला घोट दिया है। तो असली सवाल ये है कि क्या बंगाल कभी वापस राइज करेगा। दोस्तों, 2026 में खड़े होकर सच्चाई बहुत कड़वा है। राइज करने के लिए सिर्फ पुराने इतिहास और प्राइड करना काफी नहीं होगा। राइज करने के लिए पॉलिसी और माइंडसेट बदलना पड़ता है। लेकिन क्या बंगाल तैयार है?
जब तक बंगाल का यूथ सिर्फ 1,500 के फ्रीबीज में खुश रहेगा और कैपिटलिज्म को एक गाली समझते रहेगा, तब तक वेस्ट बंगाल कभी राइज नहीं हो पाएगा। डेटा क्लियर है, बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जॉब नहीं आता है और बिना जॉब्स के यूथ का फ्यूचर भी नहीं बनता। बिना बदलाव के ये स्टेट सिर्फ एक लिविंग म्यूजियम बनकर रह जाएगा, जहां लोग सिर्फ ये बताने आएंगे कि कभी हम कितने महान हुआ करते थे। अगर आप एक बंगाली है तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमें सिर्फ अपनी हिस्ट्री चाहिए या एक बेहतर फ्यूचर? क्या बंगाल अगले 50 साल भी सिर्फ पुराने बातें करके निकाल देगा या सिस्टम को बदलने का हिम्मत दिखाएगा? याद रखिए, डेटा झूठ नहीं बोलता है और डेटा चीख कर कह रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है। आपका क्या राय है? क्या बंगाल के पास अब भी वो रास्ता बचा है? कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसपी डेटा इनसाइट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।